नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक यूपी के जिले के बारे में, जिसकी खास तौर पे इस समय चर्चा हो रही है। और यूपी का जो ये जिला है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, कहा जा रहा है कि जापान जैसे देश को भी पछाड़ रहा है यूपी का ये जिला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और इस तरह के जो भी राज्य के औद्योगिक तकनीकी जो क्षेत्र हैं वो इस जिले से जुड़ते हैं। और इसी कारण से देखें तो ये जो जिला है अब बड़े स्तर पे तरक्की कर रहा है, और तरक्की ऐसी वैसी नहीं, जापान जैसे विकसित और कह सकते हैं कि एक पहुंच वाला जो देश, विभिन्न क्षेत्रों में डेवलप जो देश है, उसे कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है यूपी का, ये पछाड़ रहा है। तो इसी की आज चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उस पर हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर इस स्तर का जो विकास है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर जो भी वैश्विक स्तर पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो तेजी से क्यों आकर्षित हो रहा है इस क्षेत्र में, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं या इससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं उन पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जुलाई एक्सक्लूसिव ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है अलग अलग कोर्सों पे दिया जा रहा है। जिन कोर्स पर दिया जा रहा है उनमें आईएएस फाउंडेशन कोर्स है, इसके अलावा पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, और 71वीं बीपीएससी जो पीटी टारगेट बैच है उस पर भी खास डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यूपीएससी मेंस मेंटरशिप क्लासरूम प्रोग्राम 2026 है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अगर इसकी हम चर्चा करें तो मुख्य परीक्षा की रणनीति पर आधारित ये पूरा उत्तर लेखन और एडवांस अप्रोच पर आधारित ये कार्यक्रम है, जिसके तहत पूरा जो इसका पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा का वो कवर किया जाएगा। अभ्यास हेतु 13 जो टेस्ट हैं वो भी शामिल किया गया। खास बात है कि संस्कृति आईएएस की जो सबसे अनुभवी टीम है वो इसमें मार्गदर्शन आपको प्रदान करेगी। 140 दिवसीय गहन क्लासरूम प्रोग्राम है जिसका माध्यम हिंदी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफर इस पर दिया जा रहा है, खासतौर पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने न्यूज पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो क्या कर रहा है कि इस समय देखें तो ये एक राज्य के क्षेत्र में, यूपी राज्य के संदर्भ में एक आर्थिक जो महाशक्ति है वो बनकर उभरा है। खासतौर पे गौतम बुद्ध नगर जिसमें देखेंगे तो आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो इस समय अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, 10 लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। एक तरह से देखें तो जो पर कैपिटा जो इनकम है वो क्या हो चुका है, तो यहाँ पर कैपिटा जो इनकम है वो पहुंच चुका है। आप देखेंगे कि लगभग 10.17 लाख। और इसी कारण से इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो क्रय शक्ति जो क्षमता है जो उसके आधार पर अब ये कहा जा रहा है कि ये जापान के बराबर हो चुका है ये जो क्षेत्र है, खासतौर पे यूपी का। तो ये अब चर्चा में है और यहाँ पर इसकी कई सारी विशेषताएं जैसे देखेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेसवे है, ये जो पूरा क्षेत्र है एक तरह से देखें औद्योगिक और तकनीकी रूप से सबसे डेवलप्ड स्टेट का क्षेत्र माना जाता है। कुछ क्षेत्र में देखें तो जापान के जो छोटे झोले जो औद्योगिक जो शहर हैं उनसे भी देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर अधिक देखने को मिल रही है। यही नहीं, यहाँ पर विदेशी जो निवेश है, टेक्नोलॉजी जो क्लस्टर है, उसके मामले में कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ये क्या कर रहा है, ये जापान को मात दे रहा है। तो इसी कारण से क्या है, ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में कुछ अन्य बातों की चर्चा करें, जैसे राज्य की जो जीडीपी है उसमें 10% से अधिक का योगदान है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यूपी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये कहा गया कि 2023-24 के अनुसार अगर देखें तो गौतम बुद्ध जो नगर है इसकी जो जीडीपी है, सकल घरेलू जो उत्पाद है, वो 2.63 लाख करोड़ है। आप समझ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो ये 10% से अधिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये पूरा क्षेत्र। इसकी जो अर्थव्यवस्था है ये लखनऊ से दोगुनी है, हिमाचल प्रदेश के कुल राज्य के उत्पाद से भी अधिक है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं इस क्षेत्र की जो आर्थिक क्षमता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में
पूरे देश में अगर हम थोड़ा सा तुलना करें, उसमें भी खास तौर पे यहाँ पर यूपी के जो विभिन्न जिले हैं उनसे अगर प्रति व्यक्ति आय या फिर कह सकते हैं कि जो क्षमता है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एक क्रय शक्ति जो क्षमता है, जो कह सकते हैं परचेजिंग जो पावर है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो पर कैपिटा इनकम कितनी दर्शाई गई है, तो ये 10 लाख से भी अधिक दर्शाई गई है। और यहाँ पर जो क्रय शक्ति क्षमता है वो जापान के बराबर पहुँच चुकी है। लखनऊ अगर हम बात करें यूपी के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर आप देखिए कितना कम हो जाता है, 2.16 लाख, और ये भारत के औसत के बराबर आसपास है। गाजियाबाद भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अगर देखेंगे पर कैपिटा इनकम तो वो भी 2.1 लाख है। ऐसे ही हमीरपुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर का है, ये तो 1 लाख से भी नीचे इनकी प्रति व्यक्ति आय है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है वो गौतम बुद्ध के संदर्भ में देखने को मिला है। और ये जो नगर है, अब ये कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय राज्य में औसत से 10 गुना लगभग अधिक माना जा रहा है। तो इस कारण से अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये यही बना ही नहीं है, बल्कि यूपी में एक तरह से असमानता की जो कहानी है उसे भी प्रस्तुत कर रहा है कि यूपी के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो स्थिति है वो इससे ठीक उल्टी है, लेकिन यहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो एक तरह से जो एक कह सकते हैं कि विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में या परचेजिंग पावर के संदर्भ में क्या है कि एक बड़ी जो असमानता है वो देखने को मिलती है। जिले में खास तौर पे देखें यूपी के जो विभिन्न जिले हैं, जैसे टॉप जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर हैं। ये मिलकर राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में देखें तो कितने का योगदान कर रहे हैं, तो 25% का योगदान कर रहे हैं। निचले स्तर के जो जिले हैं वो श्रावस्ती है, चित्रकूट है, संत कबीर नगर है, औरैया है, भदोही है। इनका जो योगदान है वो कुल मिलाकर आप देखिए तो केवल 2.5% है। और ये कहीं ना कहीं एक असमानता को दर्शाते हैं कि कुछ तो डिस्ट्रिक्ट यूपी के ऐसे हैं जो बड़े स्तर पे डेवलप्ड हैं, वो यूपी के कुल जीडीपी में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। जैसे टॉप 5 की बात करें तो लगभग 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रदान करें, लेकिन वहीं कुछ पिछड़े जो जिले हैं वो 2-2.5% का जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। तो इस कारण से एक जो असमानता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर को अगर हम बात करें कि एक तरह से जो इसकी विशेषताएं हैं जो इसे अलग बनाती हैं अन्य क्षेत्रों से, वो क्या है उस पर अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है वो है रणनीतिक जो स्थान है, इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली से क्या है काफ़ी नज़दीक है, और इस कारण से देखें तो यहाँ पर जो गंतव्य के स्तर पे देखें या निवेश के स्तर पे देखें, आवागमन के स्तर पे देखें, जो विभिन्न कमर्शियल या अगर हम कारोबारी जो गतिविधियां हैं उन दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है। यही नहीं, नियोजित जो बुनियादी ढांचा है यहाँ पर बड़े ही प्लानिंग के स्तर पे जो एक स्मार्ट प्लानिंग होती है उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई किया गया है। और इस कारण से नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे विशेष योजनाएं यहाँ पर विकसित की गई, जिसपे देखें तो यहाँ पर जो रोड्स हैं वो काफ़ी प्लानिंग के स्तर पे बनाए गए हैं, काफ़ी चौड़े हैं। इंडस्ट्रियल जो जोन है वो यहाँ पर बनाए गए हैं जो इसकी विशेषता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मेट्रो जो है, मेट्रो के अलावा जो एक्सप्रेसवे है या अन्य जो सुविधाएं हैं वो स्मार्ट सिटी जैसी पूरी तरह से डेवलप की गई हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो क्षेत्र है आज क्या है कि डेवलप माना जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगाई गई है उसके संदर्भ में पूरा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है, जो औद्योगिक नीति होता है, वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, निजी निवेश और जो औद्योगिकीकरण है इस क्षेत्र में देखें तो रियल एस्टेट खास तौर पे क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माण है, डेटा सेंटर हैं, आईटी कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक हब के रूप में ये जो पूरा क्षेत्र है ये विकसित हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी के निवेश की बात करें, तो इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जो निवेश है वो देखने को मिला है। और इसी कारण से ग्लोबल स्तर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही हैं। सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, HCL है, इसके अलावा डिक्सन है टेक्नोलॉजी, तो ऐसे बड़े स्तर की जो विश्व स्तरीय जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर अपना निवेश कर रही हैं, अपना कहीं ना कहीं जो वेंचर है वो स्थापित कर रही हैं। अब बात करें कि आने वाले समय में जो भविष्य हो सकता है इस क्षेत्र का, क्या हो सकता है, क्या उत्तर प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य जो जिले हैं, क्या वो इस तरह से विकसित हो सकते हैं, उन्हें क्या इस स्तर पे प्लानिंग करनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की प्लानिंग की गई थी। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गौतम बुद्ध जो नगर है, इसकी जो सफलता है, इसके योजनाबद्ध जो विकास है, सुधारित जो प्रशासन है, बाजारोन्मुख जो दृष्टिकोण है, इसके अलावा यहाँ पर जो आवागमन के जो साधन डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे जेवर जो एयरपोर्ट है, एक तरह से एशिया का सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि ये ग्रीन फील्ड का एयरपोर्ट है। तो इस तरह के बड़े स्तर के जो विकास हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राज्य के अन्य जिलों को क्या इसका कहीं ना कहीं इसकी जो भी नीतियां हैं, इसके संदर्भ में जो भी प्रयास किए गए हैं, क्या उनको कॉपी करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर पे अन्य राज्यों को जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा और कौशल विकास पे ध्यान देना चाहिए, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचे हैं, उसमें निवेश पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। ई गवर्नेंस और जो पारदर्शिता है उसको अपनाए जाने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। यही नहीं, इन क्षेत्रों में भी देखें तो जैसे मेट्रो एक्सप्रेसवे है, या इस तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो एक तरह से पॉलिसी है वो अपनाई जानी चाहिए, यहाँ पर लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है कि इन क्षेत्रों में चूंकि भूमि सस्ती है, तो दुनिया के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अगर देखें तो दुनिया के जो ग्लोबल स्तर के जो इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए ये अलग बात है कि सुरक्षा और अन्य जो भी संबंधित नीतियां हैं उनको सही ढंग से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर श्रम बल की अधिकता है तो उसका भी बेसिक स्तर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज कह सकते हैं नोएडा के संदर्भ में भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो नोएडा क्षेत्र में आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर पहले भूमि जब स्टार्टिंग की गई इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर जो भूमि थी वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी सस्ती थी। इस कारण से भी इस क्षेत्र का विकास बड़े स्तर पे हुआ। निवेश की जो सुरक्षा है वो भी एक बड़ा मुद्दा था इस क्षेत्र के संदर्भ में, जिसका समाधान किया गया। यहाँ पर जो कुशल श्रमिक हैं, स्किल्ड जो लेबर्स हैं, उनकी जो मौजूदगी है वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस कारण से भी इस क्षेत्र में देखें तो बड़े स्तर पे जो विकास है वो देखने को मिला है। अब बात कर लें, चूंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये अब क्या हो रहा है कि $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की तरफ अब बढ़ रहा है, और ये इसके लिए लक्ष्य भी रखा गया है। एक महत्वाकांक्षी, एक ऐतिहासिक लक्ष्य के तौर पे इसे जाना जा रहा है। और अब कभी जैसे बीमारू जो भी राज्य थे, जैसे बिहार, MP, राजस्थान, UP, इस शब्द का हिस्सा रहा जो UP है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, अब खुद भारत के आर्थिक विकास में अब इंजन के रूप में अब डिफाइन किया जा रहा है कि उसकी जो अहमियत है अब भारत के संदर्भ में क्या है कि भारत की जो विकास गाथा लिखी जा रही है उसमें अब वो इंजन के रूप में काम कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्ष जो 2029 है इसमें $1 ट्रिलियन जो डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो लक्ष्य है वो राज्य के लिए न केवल भारत के आर्थिक मानचित्र पर एक नई जो ऊंचाई होती है वो प्रदान करेगा, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो संकल्प है उसका भी प्रतीक माना जाएगा। यही नहीं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी सरकार के 8 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड में ये भी दावा किया है कि UP जो अब है वो औद्योगिक जो निवेश है, बुनियादी जो ढांचे का विस्तार है, और जो भी लक्षित सामाजिक जो सुविधाएं हैं, जो कल्याण से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उनको अब इंटीग्रेट करते हुए जमीनी स्तर पे लागू करेगा। और इस परिवर्तन की जो गति है अब वो लगातार बढ़ेगी, अस्थायित्व आएगा, और जो समावेशिता पर आधारित जो नीति है वो राज्य लागू करेगा। हालांकि ये अलग बात है, मौजूदा जो आर्थिक जो वास्तविकताएं हैं वो बहुत हद तक एक तरह से देखें तो उनमें
बहुत वो इसके साथ मेल नहीं खाती हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो काफ़ी सार्थक है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके सामने कई सारे जो चुनौतियां हैं वो आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान राज्य के द्वारा ढूंढा जाएगा और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। वर्तमान में जो यूपी है, यूपी की जो कह सकते हैं जो GDSDP है वो लगभग 335 बिलियन डॉलर हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि इस आंकड़े के अनुसार 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए हर साल लगभग 24% की निरंतर जो वृद्धि है वो राज्य के लिए जरूरी है, जो कि भारत जैसे विविध कह सकते विविधतापूर्ण जो संस्कृति है, जो समाज है, उसके लिए एक बड़ा लक्ष्य लगता है। लेकिन अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आर्थिक सामाजिक जो अंतर विरोध है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नोएडा और गौतम बुद्ध जो नगर जैसे जिले हैं, इस क्षेत्र में भारत में वैश्विक जो निवेश है, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र है उसमें तेजी से प्रगति हुई है। उसके बावजूद भी राज्य का जो अधिकांश हिस्सा है अभी भी कम प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की जो खराब गुणवत्ता व्यवस्था है, कृषि पर जो निर्भरता है जैसे पारंपरिक जो चुनौतियां हैं उनसे जूझ रहा है। राज्य की ये अलग बात है कि प्रति व्यक्ति आय काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जो राष्ट्रीय आय के औसत से काफ़ी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो बड़े स्तर पे जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राज्य के कई सारे जिलों में अगर हम देखेंगे 70% से अधिक जो आबादी है वो इससे प्रभावित है। जलवायु, सामाजिक जो असमानता है, जातिगत जो भेदभाव है, ऐसे नीतिगत जो मुद्दे हैं, जो समस्या है, वो प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। इसके अलावा देखें रोजगार डेटा की जो पारदर्शिता है उस पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि रोजगार की जो घोषणा की गई है उस स्तर पे रोजगार डेवलप नहीं किए गए हैं, और योजनाओं की जो प्रभावशीलता है उसका भी जो मूल्यांकन है वो कठिन होते जा रहा है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम चुनौतियों की बात करें, जो चैलेंजेज हैं, उसमें अगर देखेंगे तो जैसे आने वाले समय में अगर हम विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपमेंट की बात करें तो चुनौतियों के स्तर पे ये कहा जा रहा है कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो इसे भूमि अधिग्रहण जैसे जो विवाद है, ये इस तरह के जो मुद्दे हैं वो अब आने वाले समय में लगातार बढ़ रहे हैं। तो विकास के संदर्भ में, अन्य जिलों के संदर्भ में, अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में ये एक बड़ा मुद्दा है, इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य और जो भी समाज है उसके बीच में एक मिलीजुली जो रणनीति है वो अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा देखें तो जो एक पर्यावरण है, एक पर्यावरणीय जो दबाव है वो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम देखेंगे ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर यमुना जो नदी बेसिन है, ये कहीं ना कहीं इस बेसिन से जुड़े हुए जो प्रदूषण है वो एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो ठीक ऐसे ही राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर जो भी प्रदूषण से जुड़ी हुई जो समस्या है वो एक बड़ा मुद्दा अब बनती जा रही है। जैसे एक और मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो पॉपुलेशन अधिक होने की बात कही जा रही है। जैसे गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में देखें तो जो एक आवासीय दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके समाधान को कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा। और आवास में देखें तो एक तरह से यहाँ पर जो निवास विकास है उस क्षेत्र में भी क्या है कि जो समानता है वो देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि हमने बात किया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य जो गौतम बुद्ध नगर है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में जो डेवलपमेंट है, जो आर्थिक कह सकते हैं कि स्थिति है, उसमें एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो असमानता है वो एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पर्यावरणीय सामाजिक जो असमानता है, शहरी जो संकट है, तो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका समाधान जल्द ही खोजा जाना चाहिए। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो बड़े स्तर पे देख सकते हैं कि जो वास्तविक निवेश है उसको जमीन पर उतारना होगा। बहुत सारे जो समझौते हैं उन समझौतों पर जाकर जो परियोजनाएं हैं उन विभिन्न प्रोजेक्ट्स को क्या करना होगा, रेगुलेट करना होगा। यही नहीं, मानव संसाधन में निवेश करना होगा। खास तौर पे देखें जो एजुकेशन सेक्टर है, इसके अलावा अगर देखेंगे जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ के अलावा जो न्यूट्रिशन सेक्टर है, सैनिटेशन है, उस पर खास तौर पे ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो स्किल्स है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो स्किल्स हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके निखारने के लिए उन पर काम करना होगा। और यही नहीं, प्रशासनिक और जो पॉलिसीज हैं उनमें
जो अस्थायित्व है, जो स्थिरता लाना होगा, जैसा कि हमने बोला था, जैसे लैंड एक्विजिशन जैसे जो मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण, श्रम सुधार, न्यायिक जो दक्षता है, उसमें बड़े स्तर पे अब सुधार करना होगा, तभी जाके विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। और इसके अलावा जो गौतम बुद्ध नगर है वो और आगे बढ़ सकता है और दुनिया में एक अपनी जो छवि है उस छवि को और आगे ले जा सकता है। तो इस मुद्दे की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गौतम बुद्ध नगर जिला किस वजह से चर्चा में रहा है? तो सर्वाधिक कृषि उत्पादन हेतु, या फिर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष होने के कारण, या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हेतु, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगदान हेतु? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि यूपी का एक ऐसा जिला गौतम बुद्ध नगर जो जापान जैसे देश को पछाड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके अलावा देखें तो इसकी जो विशेषताएं हैं और इसके सामने जो चुनौतियां हैं कि कैसे आने वाले समय में यूपी के अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी इसकी तरह विकसित हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।